जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे गुरु से प्रिपरेशन कर रहे हूँ दोस्तों। आज के हम लोग क्लास में करने वाले हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है, जो कि आप लोग हिंदी कराने वाला दोस्तों। आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, और झारखंड मेला सुपरवाइजर और झारखंड सचिवालय की एग्जामिनेशन पेपर 1 में आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग हल्के में भी नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। आप लोग बता देना चाह रहे पेपर 1 में दोस्तों देखिए 120 क्वेश्चन आपका टोटल रहेगा, जिसमें से 60 इंग्लिश से रहेगा और 60 आप लोग का हिंदी से रहेगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहेगा हिंदी से, और 30 आपका जो गद्यांश से वो रहेगा। उसी प्रकार इंग्लिश में भी है, 30 ग्रामर रहेगा और 30 पैसेज रहेगा, ठीक है। तो आज के दोस्तों हम लोग क्लासेस में करने वाले हैं हिंदी के 60 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोग का इसी प्रकार की एग्जामिनेशन में भी आने को आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलिए दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए ही और इतना मेहनत करके आप लोग के लिए और ला रहे हैं क्लासेस, ठीक है, ताकि आप लोग पास हो सके। झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का कर सके, झारखंड सचिवालय में एक सीट पक्का कर सके, क्योंकि दोस्तों आप लोग को बहुत बड़ा सपना है। वो सपनों का साकार करने के लिए हम थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लोग का हेल्प कर सकें, ठीक है, उसके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का मेहनत का थोड़ा सा आप लोग तोहफा दीजिए। वो तोहफा क्या है, लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग एग्ज़ाम तक पूरे पेपर 1 की हम लोग क्लासेस को करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मतलब कि आज की क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? बताइए नासिक व्यंजन कौन सा है? ज, र, ज, स। तो बताइए कौन सा है नासिक व्यंजन, वो आप लोग कमेंट करके बताना है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नासिक व्यंजन सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ज। चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फेनिल, लौकिक, धूमिल, प्राथमिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? लौकिक। लौकिक नहीं, धूमिल होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, और धूमिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवार, देवरानी, देवरानी, देवरा। तो देवर का स्त्रीलिंग की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का देवरानी, है ना। देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम समास ये सब आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। इस सब से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, राइट। और पैसेज को भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग सभी को पता होगा कि पेपर 1 में आप लोग को 30% लाना है, यानी कि 36 क्वेश्चन सही करना है। अच्छे से पढ़िएगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 4 नंबर में दिया हुआ, एकल शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? अकल, अकील, अकेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अकेला, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये कैसा वाक्य है? अगर मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, एक सब देख लीजिएगा। इस सबसे प्रश्न 2-4 आप लोग देखने को मिलेगा। तो बताइए कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी नंबर, यानी कि ये सरल वाक्य है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 6 नंबर में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि गलत है व्याकरण के हिसाब से? वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थियों नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने ये पुस्तक पढ़ी, उन्होंने अभी अभी खाना खाया। तो बताइए इसका कौन सा गलत वाक्य दिया, वो आप लोग छांट के बताना है। तो देखिए 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये गलत होगा, इसीलिए हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद बाकी ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? कलेश, 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 कलेश। बताइए, और कलेश किस प्रकार लिखा जाएगा? शुद्ध आप लोग को बताना है। शुद्ध और अशुद्ध में आप लोग छांटने के लिए दिया जाएगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए इसका सी नंबर, यानी कि कलेश इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 8 नंबर, देखिए बोले थे ना संधि और संधि विच्छेद से आता है। तो देखिए देव्या वाहन का संधि विच्छेद करें। देवी प्लस वाहन, देवी प्लस आवाहन, देव प्लस आवाहन, देव प्लस
वाहन, तो हम लोग को जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि देवी प्लस वाहन, है ना, देवी देव्या वाहन हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, पंचवटी में कौन सा समास है बताइए। पंचवटी में बोले थे समास का, समास से आप लोग को आएगा देवगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधैर्य समास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवगु समास। ठीक है, देखिए देवगु समास किसे कहा जाता है बताइए। देवगु समास उसी कहा जाता है जिसका कोई मतलब क्या शब्द रहेगा, ठीक है, उसके फर्स्ट लेटर जो रहता है संख्या बोधक रहेगा। जैसे पंचवटी यानी कि एक 5 तरह के यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे 5 वटी हो, इसलिए देवगु हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है अनुपम शब्द का पर्यायवाची बताइए। निराला, मुलायम, पावन, चमक। तो हम लोग के जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि निराला। ठीक है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा निराला, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को देखिए 11 नंबर में, जो कठिनाई से मिलता है वो क्या है। दुर्लभ, अलमय, अप्राप्य, अनुपलब्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दुर्लभ, है ना, जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ नहीं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। देखिए 4 वाक्य दिया हुआ है, उसमें से एक गलत है। गलत कौन सा है वो आप लोग को छांट के बताना है। राइट, तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है निरपराधी को सजा नहीं देना चाहिए। अच्छा, वो सकुशल पर पहुंच गया, मोती सीप में पलटा है, व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा। बताइए इनमें से कौन सा गलत है वो आप लोगों को बताना है। तो 12 का बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ए नंबर, यानी नी अपराधी को सजा नहीं देना चाहिए। बताइए नी अपराधी को क्यों नहीं सजा देना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन हम लोग का इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में दिया हुआ है, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। क्या कहलाता, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। तो हम लोग को जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 13 को हो जाएगा, यानी रूपक। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए मुहावरे से भी आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुहावरा से आप लोग कर लीजिएगा। बताइए घाट घाट पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। शिक्षा ग्रहण करना, माना मारा फिरना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। तो बताइए घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवी होना। नहीं बोला जाता है हम 12 घाट का पानी है, घाट घाट पानी के पी के आए, यानी कि सभी जगह हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह के माहौल है, किस तरह के लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं, हम सभी के बारे जानते हैं। इसलिए हमको मत सिखाओ, वही है घाट घाट के पानी पीना, मतलब अनुभवी होना। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिए दिया हुआ है, गुरु गुड़ चेला चीनी, लोकोक्ति का आशय क्या है। गुरु गुड़ चेला चीनी, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले से गुरु का आगे बढ़ जाना, या फिर चेले द्वारा महान कार्य करना, या फिर चेले द्वारा ख्याली पुलाव पकाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गुड़ चेला चीनी, लोकोक्ति का गुरु से चेले आगे बढ़ जाना। वही बोला गुरु गुड़ चेला चीनी, यानी कि गुरु से चेला आगे बढ़ जाना, है ना। देखिए धरती में आप लोग बता देना चाह रहे हैं, पृथ्वी में एक आपका शिक्षक और एक आपका माँ बाप ही होता है कि वो लोग चाहता है कि बच्चा हमसे आगे बढ़े, बाद बाकी कोई नहीं चाहता। वो बोलेगा कि हाँ आगे बढ़ो, लेकिन ये नहीं चाहता है दूसरा लोग कि वो हमसे आगे बढ़े। इसलिए गुरु और माता पिता को हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कभी बेइज्जत नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर दे उन्हें क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है, देखिए जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़ के शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं। अव्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उपसर्ग, है ना। देखिए उपसर्ग कहाँ लगा जाता है, शब्द के आगे, है ना। और यहाँ पे आगे लिखना चाहिए, आगे लिखा गया है ना। तो देखिए उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है
भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? भारतीयों, 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 भारतीयों। कौन सा भारतीय सही होगा वो आप लोग को बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए। भारतीयों, बी नंबर ऑप्शन जो होगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों अगर पेपर 2 का आपका खोटा चाहिए या फिर जैसे सीजल वालों के लिए तो खोटा एकदम चाहिए, तो खोटा अगर किन्हीं को चाहिए तो ठीक है उसके लिए भी क्लास आप लोग के अरेंज करवा देंगे। अगर आप लोग खोटा पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग के लिए क्लास अरेंज करवा दिया जाएगा। ठीक है। और पेपर 2 ऐसा सब्जेक्ट है वही नौकरी दिलवाएगा, बाद बाकी पेपर 3 सभी के लिए एवरेज रहने वाला है। राइट, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण या फिर पूर्णांक बोधक विशेषण? तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, है ना। चलिए नेक्स्ट है, 19 नंबर में देखिए दिया हुआ है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग ये आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कवित्री इस प्रकार लिखा जाता है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट है, 20 नंबर में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, निर्देश नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, गहरा, अटारी, तीखा, निकृष्ट, कौन सा तत्सम शब्द है बताइए? तो ये निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए? यह कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, यह कैसा है? तो ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, आप तो अंतर्ध्यान हो गए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसने मिष्ठान खरीदा, ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब शुद्ध होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए नंबर। चलिए नेक्स्ट है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का बिल्कुल और बी नंबर ऑप्शन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उडयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड प्लस दयन, उड डयन, उत प्लस अयन, उड प्लस अयन। तो हम लोग का 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस डयन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल और राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए 25 नंबर में दिया हुआ है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो हम लोग को 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक सकर्मक क्रिया आप लोग देख के जाइएगा, इससे बार बार प्रश्न आप लोग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको करके जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया जान लीजिए। देखिए इससे अगर सवाल करते हैं, ठीक है, अगर देखिए मान के चलिए चलना, क्या चलना, इससे क्या कोई आंसर का जवाब निकलता है? क्या फिरना, क्या दौड़ना, इससे क्या सवाल का निकलता है? नहीं। तो अगर सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो समझिए वो अकर्मक क्रिया है। सवाल करके देखना है और अकर्मक क्रिया होगा जो मतलब जवाब नहीं आएगा तो। ठीक है, और जिसका जवाब आएगा वो सकर्मक क्रिया होगा। जैसे आप भात खा रहे हैं, है ना, और पूछ दिया क्या खा रहे हैं, तो बोल दीजिएगा भात खा रहे हैं, इससे आंसर मिला नहीं। जिससे आंसर मिलेगा वो सकर्मक क्रिया होगा, जिससे आंसर जो नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, मुंह उतरना। तो हम लोग 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंह की खाना, है ना। पूरी तरह हारना यानी कि मुंह की खाना।
सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी जंगल को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए पर्यायवाची विलोम इस सबसे आपका आएगा, तो बताइए प्रमोद, विश्रांति, कांतार, देव। तो हम लोग का 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी कि कांतार। ठीक है, कांतार बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, मेघ, ठेस, भौरा, जेठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघ। मेघ ये तत्सम शब्द है, राइट। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, दूरदर्शी, दक्षित, सुकाग्र, बुद्धि और जितेंद्रिय। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय, जो कि और डी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखिए 30 क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप सभी को बताए थे कि व्याकरण से 30 क्वेश्चन रहेगा और गद्यांश से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग गद्यांश को आप लोग देखते हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा गद्यांश को, तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अंग्रेज सरकार ने दमन की नीति अपनाकर जब रोलेट एक्ट लागू करना चाहा, तब गांधी जी की प्रेरणा से सारे भारत में उसका विरोध होने लगा। ठीक है, उसी के फलस्वरूप जलियांवाला बाग अमृतसर में भयानक नरसंहार हुआ। तब गांधी जी ने प्रायश्चित रूप से 3 दिन तक उपवास करने के बाद 1 अगस्त 1920 से पुनः व्यापक सत्याग्रह का आह्वान किया। उनका आह्वान सुनकर भारतवासियों ने सरकारी अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग का बहिष्कार तो किया ही, विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई। मद्य निषेध के लिए मद्य की दुकानों के आगे धरने भी दिए। प्रिंसेस ऑफ वेल्स के भारत के आगमन पर उनके स्वागत का न केवल बहिष्कार किया बल्कि खुला विरोध भी किया। पर जब बिहार के समान बम्बई में भी जनता अहिंसक न रहकर हिंसा पर उतर आई, उसने एक पुलिस थाना जला दिया। तो गांधी जी ने 5 दिन उपवास रखकर प्रायश्चित किया। वास्तव में वे हिंसा के सख्त एवं पूर्ण विरोधी थे, वे अहिंसा के प्रबल समर्थक और प्रयोक्ता थे। तो आप लोग देखिए ध्यान से, अगर आप लोग सुने होंगे, अगर आप लोग ध्यान से गद्यांश को पढ़िएगा तो आसानी से आप लोग तुरंत आंसर दे दीजिएगा, राइट। तो देखिए, तो आप लोग क्वेश्चन 31 नंबर में, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक, आप लोग इस गद्यांश का शीर्षक क्या दे सकते हैं, महात्मा गांधी और उनका सत्याग्रह, या फिर नरसंहार, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आप लोग क्या कैप्शन दीजिएगा, क्या शीर्षक दीजिएगा। तो क्या देखिए यह महात्मा गांधी और सत्याग्रह से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या इसको नहीं कर सकते, तो महात्मा गांधी और सत्याग्रह। ए नंबर ऑप्शन क्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 32 नंबर प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग में नरसंहार किसका परिणाम था, यानी किसके कारण नरसंहार वहाँ पे हुआ था। अंग्रेजों द्वारा भारत में रोलेट एक्ट लागू करना, भारतीयों के द्वारा इसे काला कानून की संज्ञा देना, गांधी के नेतृत्व में पूरे भारतीयों द्वारा इसका विरोध करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा भारत में रोलेट एक्ट लागू करना, भारतीयों के द्वारा इसे काला कानून की संज्ञा दिया गया। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतीयों द्वारा इसका जलियांवाला बाग का विरोध किया गया। इसीलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सत्याग्रह के आह्वान पर लोगों ने क्या किया था, न्यायालय को विरोध किया था। बताइए क्या विरोध किया था, अभी पढ़ाएं उसमें क्या विरोध किया था, नहीं किया था, इसको काट दीजिए। विद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार किया था, अभी क्या पैसेज में आप लोग बताएं ऐसा कुछ, नहीं बताएं, नहीं बताए हैं, बताए हैं। ठीक है, न्यायालयों का भी विरोध किया गया था, विदेशी सामानों को बहिष्कार किया, वस्त्रों का आग में जलाया गया। ठीक है, तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यायालयों का भी विरोध किया गया, विद्यालयों का भी, महाविद्यालयों का भी विरोध किया गया था, है ना, और विदेशी सामानों को बहिष्कार किया गया था, और जहाँ शराब दुकान था वहाँ पे उसका भी विरोध किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर में, देखिए आपका दिया हुआ है, किसके भारत आने पर बहिष्कार व खुला विरोध किया गया, ब्रिटेन की राजकुमारी, वेल्स की राजकुमारी, इटली की राजकुमारी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेल्स की राजकुमारी, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
अरे 34 के बाद 135, ये क्या हो गया? अच्छा 35 ही है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। गांधी जी किसका समर्थन करते थे? सत्याग्रह का, अंग्रेजी प्रशासन का, हिंसा के द्वारा विरोध का? मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्याग्रह का, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और एक आपका गद्यांश दिया गया है, ये 5 हो ने। हाँ देखिए नेक्स्ट गद्यांश आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा ना, गद्यांश को उतना भी टफ नहीं रहता है, राइट। चाहे हिंदी की बात करते चाहे इंग्लिश की बात करते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश का भी और पेपर 1 का क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका भी क्लास अरेंज करवा दिया जाएगा, राइट। देखिए चुनाव को लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त और सफलता की कसौटी माना जाता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उसके प्रति सावधान रहें। कुछ लोग मत का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि उनके मत देने या न देने से क्या अंतर पड़ सकता है। एक वर्ग ऐसा है जो मत के अधिकार से वंचित रह जाता है क्योंकि समर्थ और तानाशाह लोग उन्हें मतदान केंद्र तक जाने नहीं देते हैं। कुछ लोग मतदान केंद्र पर जाकर निराश लौट आते हैं क्योंकि उनका नाम ही मतदाता सूची से कट गया होता है, जबकि पिछले कई वर्षों से मतदान में बढ़ चढ़ के भाग लेते आ रहे होते हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र का सच्चा अर्थ पहचानते हुए भी मतदान से वंचित हो जाते हैं। चुनाव आयोग को ऐसी अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी निराशा किसी भी नागरिक को न हो। कुछ मतदाता बड़े चाव से मतदान केंद्र तक जाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि उनके नाम का मतदान कोई पहले ही कर चुका है। इस दोष को पहचान पत्र द्वारा ही रोका जा सकता है, ठीक है। इससे ये गद्यांश था, सेकेंड गद्यांश था। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं। लोकतंत्र के लिए क्या अनिवार्य? चुनाव, मताधिकार का प्रयोग, सभी नागरिकों को मत देने के अधिकार। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ये आंसर। यानी कि देखिए लोकतंत्र का अनिवार्य है, चुनाव बहुत ही जरूरी है, मताधिकार का प्रयोग बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी समुदायों के लोग रहते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है। देखिए सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी जाति विशेष धर्म, किसी को जाति या धर्म के आधार पर किसी को मत देने से रोका नहीं जा सकता। ये भारतीय लोकतंत्र है, राइट। इसलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए दिया हुआ 37 में कुछ लोग मतदान करने क्यों नहीं जाते हैं? बताइए गद्यांश के हिसाब से कुछ लोग मतदान करने क्यों नहीं जाते? कुछ लोग यह मानते हैं कि उनके मत देने या नहीं देने से कोई अंतर नहीं होता। हाँ ये भी ऑप्शन सही है। कुछ मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, ये भी सही है। कुछ मतदाता सूची से नाम कट जाने के कारण मतदान से वंचित रह जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी, डी नंबर जो ऑप्शन होगा 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कई लोग मतदान केंद्र से निराश क्यों लौटते हैं? बताइए। आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे तो आप लोग ध्यान से या फिर अपने दिमाग से भी इसको आप लोग सही कर सकते हैं। क्योंकि वास्तविक मतदाता होने के बावजूद मतदान से वंचित कर दिया जाता है। नियत समय के पश्चात मतदान केंद्र में जाने के कारण, या फिर मतदान संबंधी किसी प्रमाण पत्र के नहीं होने के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ये गद्यांश के हिसाब से क्योंकि वास्तविक मतदाता होने के बावजूद मतदान से वंचित कर दिया जाता है, इसीलिए लोग निराश होकर लौट जाते, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पहचान पत्र से मतदान के किस दोष को रोका जा सकता है? इसे वास्तविक मतदाता पहचान करता है, इसे दिखाकर कोई भी मतदान कर सकता है। कोई भी कर सकता है? कभी नहीं। क्या वो फोटो नहीं पहचानेगा? इससे मतदान संबंधी दोषों को दूर नहीं किया जा सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा। इससे वास्तविक मतदाता का पहचान होगा, ठीक है, ताकि जिसका वोटर आईडी कार्ड है वही वोट दे सकता है, जहाँ मन करेगा वहाँ पे वोट देगा, कोई पाबंदी नहीं। इसीलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं आगे 40 नंबर में।
44 नंबर में देखिए दिया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। ये गद्यांश जो आप लोग को दिया हुआ है इसका शीर्षक क्या हो सकता है? मतदान का अधिकार, लोकतंत्र, वैश्विक मतदान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को जिसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का यानी 40 का मतदान का अधिकार। इसी के बारे में अधिकतर बताया गया है कि नहीं, इसीलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर दिया हुआ, लोकतंत्र का विशेषण क्या होगा? लोकतंत्र या जनतंत्र या लोकतंत्रात्मक, उपरोक्त सभी। तो 41 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट आप लोग गद्यांश दिया हुआ है, ये थोड़ा लंबा लग रहा है नहीं, देखिए हाँ जो भी ये लंबा है तो पढ़िए, क्या दिक्कत है। देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर, ये इसको थर्ड नंबर गद्यांश कर दीजिए। देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दा ने वह झांसी वाली रानी थी। देखिए झांसी वाली रानी से आपका दे दिया है। आगे है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी बरछी ढाल, कृपान कटारी उसकी यही सहेली, वीर शिवाजी गाथाएं बुंदेली हर बोलो के मुँह। देखिए ये एक प्रकार का कविता ही है ना। देखिए आगे है, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए झांसी वाली रानी के रिलेटेड ये दे दिया है। तो देखिए उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक आप लोग को बताना है, झांसी वाली रानी या फिर बी में दिया हुआ झांसी की रानी या फिर शिवाजी गाथा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, और 42 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग तो ध्यान से सुने हैं, तो बताइए झांसी की रानी। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल और 42 का राइट आंसर हो जाएगा झांसी वाली रानी। चलिए नेक्स्ट है, झांसी की रानी कविता शीर्षक के कवि कौन है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। झांसी की रानी आप लोग कविता कभी पढ़े होंगे स्कूल के समय में, बताइए उनका कवि कौन थे? बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। सी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, काव्यांश में प्रयुक्त फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग का कविता में दिया गया फिरंगी, है ना। तो फिरंगी का मतलब क्या होता है? जिसके अंग भंग हो गए हैं, जो फिर से लौट आए हैं, अंग्रेज लोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बिल्कुल राइट आंसर, अंग्रेज लोग को फिरंगी कहा गया है। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार किस वर्ष फिरंगियों के विरोध चमक उठी थी? 1957, 1857, 1757, कब? तो ये 1857, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इस काव्य में लक्ष्मी के रूप में किसे संबोधित किया गया? लक्ष्मीबाई को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 बोल रहे हैं, 46 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि लक्ष्मीबाई, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आगे है आपका, लक्ष्मीबाई किनकी वीर गाथाओं से प्रभावित थी? बताइए लक्ष्मीबाई किनकी वीर गाथाओं से प्रभावित थी? देखिए ऑप्शन में आपका दिया महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर तो सी नंबर ऑप्शन, यानी कि शिवाजी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए गद्यांश आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो पदांश था यानी कविता था, तो इसके बारे आप लोग जानिए।
देखिए, स्वच्छ विचार से प्रत्येक परिस्थिति में विचार की ऊर्जा का क्रमशः जागरण होता है, और जब विचार जागता है तो जीवन में एक नया नेत्र उपलब्ध हो जाता है। यही वह तीसरा नेत्र है जो हमारे दो चर्म चक्षुओं की भांति साधारण नहीं, वरन किसी भी वस्तु, समस्या और उसके आर पार देखने की दूरदृष्टि रखता है। जो विचार रूपी नेत्र को उपलब्ध नहीं कर पाते, वे जीवन का काम दो चर्म नेत्रों से चलाते जाते हैं। इस तीसरे आंतरिक नेत्र के अभाव में ऐसे लोगों को जीवन में जो शुभ है उसके दर्शन नहीं हो पाते। उनका जीवन यांत्रिक रूप से चलता है, जिसका ना कोई लक्ष्य होता है ना उद्देश्य, किंतु जिसको विचार रूपी नेत्र उपलब्ध हो गया है और विवेक की ज्योति मिल गई, उसका आचार अपने आप उसका अनुचर बन जाता है। किसी भी परिस्थिति में वह कर्तव्य मार्ग से भटकता नहीं है। इस विवेकदर्शी व्यक्ति के सदाचार के सिवा कोई गति नहीं रहती। विचार शक्ति के समक्ष विकल्प नहीं होते, उसके पास तो मात्र शुभ ही रह जाता है। तो हम लोग देखिए, अब इसका क्वेश्चन दिया है, इसका क्वेश्चन के देखेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है। विभिन्न परिस्थितियों में विचार ऊर्जा कैसे जागृत होती है? मनुष्य की विवेक शक्ति से। आप लोग गद्यांश के हिसाब से जवाब देना है। मनुष्य के स्वयं विचार करने से, तीसरे नेत्र के खुलने से, सद विचारों का अनुसरण करने से। तो बताइए आपको 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के स्वयं विचार से। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विचार रूपी नेत्र को असाधारण मानने का कारण यह है कि इसकी प्राप्ति से मानव जीवन सदस्य बन जाता है। इससे किसी समस्या के आर पार देखने की दूरदृष्टि प्राप्त होती है। यह चर्म चक्षुओं की भांति साधारण नहीं होता है। इससे जीवन में शुभ के दर्शन होते हैं। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि इससे किसी समस्या का आर पार देखने की दूरदृष्टि प्राप्त होती है। आप लोग बोले ना गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर में देखिए 50 में, विचार शून्य मानव के जीवन को यंत्रवत जीवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास तृतीय नेत्र का अभाव होता है। वह किसी वस्तु के आर पार देखने में असमर्थ होता है। वह जीवन में शुभ के दर्शन से वंचित रहता है। वह निरुद्देश्य जीवन जीता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि वह जीवन में शुभ के दर्शन से वंचित रहता है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आचार किसका अनुसरण करता है? विचारशील मनुष्य का, असाधारण मानव का, असदस्य जीवन का, शुभदर्शी व्यक्ति का। तो 51 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विचारशील मनुष्य का। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, विवेकदर्शी के पास मात्र शुभ ही रहता है। क्यों? क्योंकि आचार उसका अनुचर होता है, कर्तव्य उसका सहचर होता है, उसके समक्ष विकल्प नहीं होता या फिर उसके समक्ष संकल्प नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके समक्ष विकल्प नहीं होता। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए ना गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तब आप लोग अच्छे से जवाब दे पाइएगा। ठीक ना? तो चलिए हम लोग इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक ना? देखिए दिया हुआ है रामलीला, क्या दिया? रामलीला द्वारा वर्ष में एक बार अपने आराध्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य पान करते हैं। जिस समय दूर दूर के गांवों के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं और एक और जटा मुकुटधारी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी और तीरों से बिंधा रावण का विशाल शरीर जलता दिखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर मुग्ध और अधर्म की दूरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम कृष्ण लीला में मनुष्य की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा की अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारण की अभिलाषा दुनी चौगुनी हो जाती। हिंदू जाति
इन्हीं की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चली आई है। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई है। भारतीयों के लिए किसी भी स्थिति में राम और कृष्ण को छोड़कर पाना सहज नहीं था, क्योंकि वे अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग की मनोहरता दिखलाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। माता पिता एवं बड़ों के आदर की, दुष्टों के दमन की विषय परिस्थितियों में धैर्य धारण करने की, घर की वन संपदा की विपदा की जहाँ चर्चा होती वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश था, इसका कुछ प्रश्न दिया गया है, उसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, भारतीय जनमानस में रामलीला जिन जीवन मूल्यों से स्फुटित करती हुए है, धर्म के प्रति राम और अधर्म के प्रति क्षोभ, अधर्म के प्रति विरक्ति और धर्म के प्रति अनुरक्ति, या फिर सी में दिया हुआ है कर्तव्यों मुक्ता एवं अकर्तव्य विमुक्ता, चरित्र निर्माण और सत्यवादिता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का ए नंबर ऑप्शन, यानी कि धर्म के प्रति राम और अधर्म के पक्षी रावण। ठीक है, क्षोभ। चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर में, कृष्ण लीला लोगों को प्रिय है क्योंकि वो लोगों को हृदय में अभिलाषा उत्पन्न करती है। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, धन और मान अर्जित करने के लिए, या फिर जीवन धारण करने के लिए, या फिर धर्म सौंदर्य का लुब्ध होने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन धारण करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अरे ऑप्शन कहाँ कहाँ टाइप कर दिया है। देखिए, हिंदू जाति ने राम और कृष्ण के जीवन से शिक्षा प्राप्त की, विषम परिस्थितियों में अस्तित्व को बचाने के लिए, या फिर दूसरों के जीवन को मिटाकर स्वयं जीने के लिए, या फिर विपरीत समय में अधीर हो जाने के लिए, या फिर रामलीला में आस्था रखने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि विषम परिस्थितियों में अस्तित्व को बचाने के लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट है 56 नंबर में। देखिए, राम और कृष्ण की अवतारवादी विशिष्टता यह थी कि वे मानव को प्रेम और सौंदर्य का पाठ पढ़ाने वाले थे, मानव जीवन में सम्मिलित होकर उसकी सुंदरता दिखाने वाले थे, अधर्मियों का संहार एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे, या फिर मानव के अपना अलौकिक रूप दिखलाकर प्रभावित करने वाले थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 का राइट आंसर आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग जीतिएगा। चलिए 30 सेकेंड का समय दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीजिए फटाफट, आप लोग नहीं दीजिएगा है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मानव जीवन में सम्मिलित होकर उसकी सुंदरता दिखाने वाले थे। चलिए नेक्स्ट है, उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है रामलीला और रासलीला का माधुर्य, राम और कृष्ण का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव, भक्ति का बल, राम की मानव लीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का बिल्कुल बी नंबर, यानी कि राम और कृष्ण का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। देखिए और एक गद्यांश आपका दे दिया है, कितना दिया है, अच्छा और एक ही है, ज़्यादा नहीं है। देखिए, समाज को यदि एक वृक्ष मान लिया जाए तो अर्थ नीति उसकी और जड़ है, राजनीतिक आधार है, विज्ञान आदि उसके तने हैं और संस्कृति उसके फले फूले। इसलिए नए समाज की अर्थनीति या राजनीति आदि पर ही हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसकी संस्कृति की ओर सबसे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि मूल और तने की सार्थकता तो उसके फूल में ही है। फिर इन तीनों का संबंध परस्पर इतना गहरा है कि आप इन्हें अलग अलग कर भी नहीं सकते। नई अर्थनीति और राजनीति के साथ एक नई संस्कृति का विकास हमारी आंखों के सामने हो रहा है, भले ही हम उसे देख न पाएँ या उसकी और आंखें मूंद ले। अन्य क्षेत्रों में हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आ रही है, किंतु क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संस्कृति के विकास में प्रगति देने के लिए एक भी व्यापक योजना हमारे सामने नहीं आ रही है।
जब राजनीति और अर्थशास्त्र दूसरी बड़ी बड़ी योजनाओं में लगे हैं तो कलाकारों चले हम अपनी परंपरागत शक्ति से इस क्षेत्र में कुछ काम कर दिखाएं। आखिर यह क्षेत्र भी तो हमारा ही है। गुलाब की खेती के माली तो हम ही हैं, फूलों के संसार के भोरे तो हम ही हैं। हम ना करेंगे तो कौन करेगा। तो देखिए इस सिद्धांत के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है, समाज, राजनीति, अर्थनीति, विज्ञान और सांस्कृतिक कर्मों से प्रतीक कौन सा है। ध्यान से आप लोग देखते ही नहीं हैं, क्या बोलें आप लोगों को। जड़, आधार, फूल और वृक्ष, तनी। बी में दिया हुआ फूल, वृक्ष, मूल, आधार और तनी। सी में दिया हुआ है देखिए वृक्ष, आधार, जड़, तनी और फूल। डी में दिया हुआ है वृक्ष, मूल, आधार, फूल और तनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, यानी कि वृक्ष, आधार, जड़, तनी और फूल। चलिए नेक्स्ट है 59 नंबर में, आर्थिक विकास और वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद हमारा विकास अधूरा है। क्यों। आर्थिक विकास और वैज्ञानिक उन्नति के बाद भी हमारा विकास अधूरा है। क्यों। सांस्कृतिक उत्थान ना हो है इसीलिए, राजनीतिक उन्नति ना हो इसीलिए, भौतिक विकास नहीं हुआ इसीलिए, या फिर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का बिल्कुल ए नंबर, यानी कि सांस्कृतिक उत्थान नहीं होने के कारण ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर में, गुलाब की खेती से लेखक का क्या तात्पर्य। सुंदर उद्यानों का निर्माण, औद्योगिक विकास, सौंदर्य की सृष्टि, सांस्कृतिक अभ्युत्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी नंबर, यानी कि सांस्कृतिक अभ्युत्थान। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे और समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी और तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, चाहे झारखंड सचिवालय के होंगे और चाहे झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए होंगे, चाहे किसी भी झारखंड की एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सभी का आप लोग को बता देना चाह रहे हैं पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। तो इसको आप लोग हल्के में भी नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर समझ जाइएगा क्या होगा। फिर वही रोना शुरू हो जाएगा, फिर किस्मत का दोष दीजिएगा। किस्मत का दोष कभी मत दीजिए। अगर आप में कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो रहा तो आप में कुछ न कुछ कमी है, इस बात को जानना होगा। और खुद में कमी को ढूंढना ही सबसे बड़ा सफलता होता है। लेकिन आदमी अपने गलती को मतलब क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करने की जगह दूसरों पे वो थोप देते हैं। तो क्या उसमें जो आप में कमियां हैं, क्या वो सुधर पाएगा। नहीं सुधर पाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं लेकिन जो कंटिन्यू करना चाहिए वो नहीं करते हैं और बोलते हैं ये वो दिस डेट, है ना। तो इस तरह नहीं करना है, आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है ना। और झारखंड में सुपरवाइजर कैंडिडेट को एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट। एंड झारखंड सचिवालय छात्रों के लिए भी ऑल द बेस्ट। आप लोग कहाँ कहाँ से इंटर दिया आप लोग कमेंट करके जैसे सीजीएल वाले ज़रूर बताइएगा आप लोग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया है और पेपर 2 में क्या है। अगर आप लोग पेपर 2 कोटा क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप लोग के कोटा क्लासेस लाया जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जॉर एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जॉर एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोगों को वीडियो आएगा आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और अगर आप लोग पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 हिंदी और कोटा का अगर आप लोग मॉक टेस्ट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिए 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग कैसे प्राप्त करना नहीं करना है तो आप लोग देखिए इस नंबर पे संपर्क कर लेना है जो कि बताएं 87891252। उस नंबर पे आप लोग क्या करना है 200 पेमेंट करना है। देन उसको स्क्रीनशॉट आप लोग उसी नंबर पे आप लोग भेज देना। उसको बता देना कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, कोटा, पेपर 2 या फिर पेपर 2 हिंदी, या फिर आप लोग पेपर 1 का चाहिएगा तो पेपर 1 का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 200 पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप लोग जॉर एग्जाम टिप के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 का आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। और पेपर 1 को और पेपर 2, पेपर 3 किसी को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा पेपर 2 और पेपर 3 से हम लोग को मेरिट बनने वाला है, लेकिन पेपर 1 को हल्के में नहीं लीजिएगा,
ठीक है। तो अगर पेपर 1 का चाहते हैं तो उसी नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा, चाहे जैसे सीजीएल वाले हों, चाहे झारखंड महिला सुपरवाइजर हों, सभी के लिए, ठीक है। 8789125229 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए और 200 पेमेंट कीजिए, उसके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। उसके बाद भेज के आप लोग को बता दीजिए कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है, कौन सा पेपर 2 खोटा चाहिए या फिर हिंदी चाहिए या फिर पेपर 1 का चाहिए, जिसका चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जो एग्जाम टीम को आप लोग 2 मिनट के अंदर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।